नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहाचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम अभी जिस व्याख्यान श्रृंखला में चल रहे हैं वह बीए भाग प्रथम के राजस्थान के इतिहास के पाठ्यक्रम में से है। उसमें इस अध्याय की श्रृंखला में अकबर और अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार, उस पर बृहत चर्चा हमने करी और उसके बाद में दूसरा जो व्याख्यान किया उसमें महाराणा प्रताप की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसका राज्यारोहण, ये दो व्याख्यान हमने किए। अब इस अध्याय में दो व्याख्यान हम और करेंगे। पहला व्याख्यान होगा हल्दी घाटी का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके मूलभूत कारण क्या थे और उसकी स्थिति कैसे बनी और उसके युद्ध में पराजय के क्या मूलभूत कारण रहे। और उसके अगले वाला व्याख्यान हम करेंगे युद्ध के क्या परिणाम हुए और महाराणा प्रताप का मूल्यांकन। तो ये दो व्याख्यान हमारे इस अध्याय में और होंगे। तो पहले व्याख्यान इस श्रृंखला का जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध जिसका समय 18 जून 1576 ईस्वी बताया जाता है। कुछ इतिहासकार 21 जून 1576 ईस्वी भी इसको बताते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे युद्ध के कारणों की। पहला कारण इसमें मूलभूत था राणा प्रताप का स्वाभिमान। देखिए, राजस्थान के परिदृश्य में हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि अकबर जो था वह बहुत ही साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। उसने दो निर्णयों के माध्यम से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। दो निर्णय उसने कौन से लिए साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लिए? एक तो वैवाहिक पद्धति के माध्यम से अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाया और दूसरा आक्रामक युद्धों के माध्यम से। जो शासक उससे वैवाहिक या मित्रता के संबंध बनाते हुए चले गए उनके साम्राज्यों ने उससे अधीनता स्वीकार कर ली और जिन्होंने नहीं किया उस पर उसने आक्रामक युद्ध कर दिए। और इसी के अंतर्गत उसके द्वारा चित्तौड़ के क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया गया था और उदय सिंह के शासनकाल में वह चित्तौड़ का स्वामी बन गया था। उदय सिंह का व्यक्तित्व, जैसे कि अपन ने पहले भी चर्चा करी थी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व शासक के रूप में नहीं रहा। वह चित्तौड़ का क्षेत्र छोड़ के गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था और किले का सारा प्रभार जयमल और पत्ता पर छोड़ दिया था। दोनों बहुत ही वीर और साहसी प्रवृत्ति से युद्ध में लड़े, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गए और किला जो है वह अकबर के अधीन आ गया। अकबर के अधीन आ जाने पर, किला चले जाने से, मानहानि होने से उदय सिंह इस दुनिया से चले गए और प्रताप जो है वह साम्राज्य का शासक बना। जैसे कि राजस्थान के जितने भी प्रमुख राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसे ही प्रताप के सामने भी दो रास्ते थे। या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार करे और शांति से अपने शासन का कार्य करे, या दूसरा स्वाभिमान के साथ अकबर का विरोध करे और परिस्थितियों से समझौता ना करे। दूसरा रास्ता मुश्किल था, लेकिन प्रताप ने उसी रास्ते को चुना और स्वाभिमान के साथ जीना उचित समझा और उसने अकबर का प्रबल विरोध किया। तो सबसे पहला प्रताप का स्वाभिमानी होना इसके अंदर युद्ध का प्रमुख कारण बना। दूसरा अकबर का साम्राज्यवादी शासक होना। जैसे कि अपन चर्चा करते आ रहे हैं कि अकबर मध्यकाल का सबसे बड़ा शासक था। उसने भारतीय परिदृश्य के सबसे बड़े शासन क्षेत्र पर शासन किया और उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में जो भी शासक बीच में आया उसने उसी के ऊपर अपना अधिकार आक्रामक युद्ध के माध्यम से किया। बहुत बड़ी सेना का स्वामी था, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी, संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जिसके तहत वह अपने साम्राज्य को विस्तारित करता हुआ चला जा रहा था। तीसरा, राणा प्रताप के भ्राताओं ने अकबर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि अपन ने प्रारंभ में जब उसके राज्याभिषेक की चर्चा करी थी तो अपन ने देखा था कि उदय सिंह ने अपनी भट्टियानी रानी के प्रभाव में आकर और प्रताप के छोटे भाई जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जो कि भट्टियानी राजकुमारी का पुत्र था। और प्रताप जो है वह सोनगरा अख्यराज की पुत्री के पुत्र थे। उनकी मृत्यु पर जब
जगमाल को रोक लिया जाता है और उसका राज्याभिषेक भी कर दिया जाता है, तो गोकुंदा में सामंतों के द्वारा प्रताप का अभिषेक किया जाता है। जब इस प्रकार के विरोधाभास उस समय बन गए थे, जगमाल ने जीवन पर्यंत इसका विरोध किया और वह मुगल दरबार में अकबर के अधीन चला गया। अकबर ने उसको मनसबदारी व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया और वहाँ पर उसको मनसब दे करके अपनी सेवा में रखा। वह लगातार अकबर को उकसाया करता था कि महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर के द्वारा आक्रमण करना चाहिए। तो ये भी ऐसे मूलभूत कारण थे कि इसके जो और भाई थे वो अकबर की तरह सम्मिलित होकर इसके साथ संघर्ष की स्थिति को बना रहे थे। महाराणा प्रताप की मुगल विरोधी नीति। जब सभी शासक धीरे धीरे मुगल नीति में समाहित होते हुए चले गए, तो महाराणा अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कि उसकी नीतियों का विरोध करता था और यह मुगल शासकों को बिल्कुल भी नहीं भाता था। इसलिए भी ये युद्ध असंभावी हो गया। राणा प्रताप द्वारा राजपूत संघ बनाने का प्रयास। जब उसने ये ठान ली कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, अपने स्वाभिमान के साथ में अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष जारी रखेगा, तो ऐसी स्थिति में उसने भी और जितने राजपूत राजा थे उनके साथ में एक संघ बनाना प्रारंभ कर दिया। और इस संघ की स्थिति को बनता देख करके अकबर कहीं से भी खुश नहीं था और उसने इस युद्ध की विभीषिका की तैयारी कर दी। नेक्स्ट है मुगल शासकों का आर्थिक स्वार्थ। जैसे कि मैंने चर्चा किया था कि मालवा के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए उसने चित्तौड़ को विजित किया था और संपूर्ण राजस्थान पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, जहाँ से कि उसके आर्थिक संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में आते थे, उसमें प्रताप जो है वो एक रोड़ा बना हुआ था। तो उसके आर्थिक संसाधनों की स्थिति को देखते हुए भी उसको उसके लिए वहाँ पर दबाना आवश्यक था, इसलिए भी उसके ऊपर आक्रमण करने की स्थिति बनी। नेक्स्ट व लास्ट जो कारण देखा जाता है मानसिंह का अपमान। जैसे कि अपन ने पिछले व्याख्यान में चर्चा करी थी कि 4 शिष्टमंडल अकबर के द्वारा भेजे गए थे और इसमें मानसिंह को जिस शिष्टमंडल में भेजा गया था, उस शिष्टमंडल में मानसिंह को जब वहाँ पर पहुँचे और उदयपुर की पाल पर संध्या के समय साथ भोजन करने का जो कार्यक्रम था, उसमें कहते हैं कि महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए और अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को वहाँ पर भेज दिया। जब मानसिंह ने उनसे प्रताप के ना आने का कारण पूछा तो उन्होंने स्वास्थ्य की बात कही, लेकिन मानसिंह ये समझ गए थे कि उनके अपमान करने के लिए प्रताप वहाँ पर नहीं आए हैं, क्योंकि आमेर घराने के शासकों ने मुगल दरबार के घराने में अपनी लड़कियों के विवाह कर दिए थे, इसलिए प्रताप उनको निम्न राजपूतों की श्रेणी में उनके द्वारा मान लिया गया था। इससे मानसिंह, जो कि प्रमुख सिपह सालार था, अकबर का सेनापति था, उसको यह बात बहुत अपमानजनक लगी और उसने भी मुगल दरबार में जाकर के और राजा से उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की बात करी। तो ये 7 मूलभूत ऐसे कारण थे जो कि युद्ध के कारण बने और इस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो उसकी सेना के बारे में बताते हैं, वो ये बताते हैं कि प्रताप की सेना में 3000 घोड़े, 2000 पैदल सिपाही, 100 हाथी और 100 भाले वाले नगारची तथा तुरही बजाने वाले थे। ये गोपीनाथ शर्मा के द्वारा प्रताप की सेना का ब्यौरा दिया गया है, कितने लोगों के साथ में उसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 21 जून 1576 को मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। जैसे कि मैंने कहा, 2 अपने को समय मिलते हैं, 18 जून 1576 और 21 जून 1576, लेकिन A.L. श्रीवास्तव इसकी तिथि 18 जून 1576 ही बताते हैं, जिन्होंने कि दिल्ली सल्तनत नामक पुस्तक लिखी है। इस समय जब संघर्ष चल रहा था तो कहते हैं कि प्रारंभिक स्थिति के अंदर तो राणा ने बहुत बुरी टक्कर दी, लेकिन मुगल सेना हर प्रकार से श्रेष्ठ थी, संख्या में श्रेष्ठ थी, सामरिक सामग्री में श्रेष्ठ थी, संसाधनों की व्यवस्था में श्रेष्ठ थी, तो ऐसी सेना को पराजित करना संभव नहीं था। ऐसे में मानसिंह और प्रताप का जब आमने सामने संघर्ष प्रारंभ हुआ तो इस युद्ध में चेतक जो है, जो कि राणा प्रताप का बहुत ही प्रसिद्ध और स्वामी भक्त घोड़ा था, वह घायल हो गया और उसके घायल हो जाने की अवस्था में प्रताप को भी चोट लगी
तो ऐसी स्थिति में प्रताप को युद्ध से बाहर ले जाया गया। राजपूत वीर थे, प्रताप की ओर से झाला राजा भी इसमें युद्ध में भाग ले रहे थे और उनके द्वारा इस समय, क्योंकि झाला राजा के लिए एक उक्ति भी कही जाती है कि उन्होंने जीवन में बहुत सी बार ऐसा देखा था कि वे मेवाड़ के शासक बने। जब इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर आई तो झाला राजा ने बिल्कुल न पीछे हटते हुए मेवाड़ का राज चिन्ह अपने सिर पर रखा और युद्ध के अंदर तल्लीन हो गए और इस युद्ध में बहुत बहादुरी के साथ उसके द्वारा संघर्ष किया गया और संघर्ष करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हो गया और लगभग आधे दिन चले इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई और राजपूतों की निर्णायक पराजय हुई। लेकिन इस समय प्रताप को युद्ध मैदान से हटा लिया गया था, इसलिए केवल चित्तौड़ का किला मिला और वह अधूरी विजय के रूप में उनके पास रहा। इस युद्ध में कहा जाता है कि कुल 500 लोग मारे गए, जिसमें से 120 लोग मुस्लिम लोग थे। आधे दिन का यह युद्ध रहा। अब अपन चर्चा करते हैं कि राणा प्रताप की पराजय के क्या कारण रहे। पहला, सुनिश्चित योजना का अभाव। राणा ने जब यह युद्ध प्रारंभ किया उसके पास भविष्य की कोई भी योजना नहीं थी कि अगर वह अकबर को पराजित कर देता है तो वह किस प्रकार से अपने साम्राज्य को संचालित करेगा। दूसरे कारण की अपन समीक्षा कर रहे थे, सैनिक विन्यास सुनियोजित नहीं था। राणा ने अपनी टुकड़ियों को पूरे तरीके से नहीं बनाया था कि वह चारों तरफ से मुगल सेना पर आक्रमण कर सके। इस कारण उसकी सेना एक साथ आक्रमण नहीं कर पाई और अलग अलग आक्रमण करने से मुगल सेना उसको लगातार पराजित करती हुई चली गई। तीसरा, धैर्यवान सेना नायक का अभाव होना। मुगल सेना बहुत ही अच्छे सेना नेतृत्व के अधीन थी, लेकिन इस समय प्रताप की सेना में कोई भी ऐसा व्यवस्थित सेना नायक नहीं था जो कि पूरी सेना को संगठित करके आगे चल सके। तो ऐसी स्थिति में यह भी एक इसका मुख्य कारण रहा। चौथा, परंपरागत युद्ध शैली को अपनाना। इसमें परंपरागत युद्ध शैली यानी छापामार युद्ध पद्धति से ही युद्ध लड़ा गया, जो भी प्रताप की हार का एक निर्णायक कारण रहा और ऐसी अवस्था के अंदर उसकी स्थितियां कमजोर होती चली गई। पांचवा, जैसे कि अपन ने पहले भी चर्चा करी, मुगल सेना संख्या में बहुत ज़्यादा थी और प्रताप की सेना बहुत कम थी, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी पराजय निश्चित थी। छठा, राणा प्रताप की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होना। जैसे कि अपन ने चर्चा करी कि अकबर जो है मध्यकाल का सबसे सशक्त शासक था और उसने तत्कालीन समय एक बहुत बड़ी सेना की अपने यहाँ स्थिति बना ली थी और उसके आर्थिक संसाधन भी बहुत बड़े थे। लेकिन प्रताप के पास, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा करी कि मांडलगढ़, चित्तौड़, जहाजपुर आदि जितने भी अच्छे प्रांत थे वो सारे चले गए थे, इसलिए उसके पास आर्थिक संसाधन बहुत कम थे। ऐसी स्थिति में उसका युद्ध में ज़्यादा देर तक टिके रहना संभव नहीं था। नेक्स्ट व लास्ट, राणा प्रताप द्वारा हाथियों का अनुचित प्रयोग करना। जैसे कि अपन ने चर्चा करी कि राणा प्रताप के पास 100 हाथी थे और उन हाथियों का भी उसके द्वारा सही प्रयोग नहीं किया गया और सही प्रयोग नहीं करने के कारण वो हाथी पीछे आकर के उसकी सेना को ही नुकसान पहुंचाने लगे। तो ये 7 मूलभूत उसके पराजय के कारण देखे गए हैं, जिसके कारण कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की पराजय हुई और अकबर की विजय हुई। लेकिन इतिहासकारों ने इसे पार्थिव विजय के रूप में ही कहा है, क्योंकि राणा को चाहते हुए भी कभी वह अपने अधीन नहीं कर पाया, कभी पकड़ नहीं पाया और कभी भी मुगल दरबार में उसको उपस्थित नहीं कर पाया। राणा की जो भी स्थितियां थी वो बदलती रही, लेकिन पूर्ण रूपेण पराजित वह कभी भी नहीं हुआ। हल्दी घाटी में विजय जरूर मिली, लेकिन वह विजय पूर्ण नहीं थी। कहते हैं कि कुछ समय के लिए मान सिंह से वह इस बात के लिए नाराज भी रहा अकबर कि वह पीछा करके और प्रताप को पकड़ नहीं पाया, पकड़ के मुगल दरबार में ला नहीं पाया। लेकिन यह अपूर्ण विजय के रूप में ही इतिहास में देखी जाती है। यह स्थिति जो बनी, इस स्थिति के लिए तत्कालीन समय की परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी कि प्रताप ने
अपने आप को इतना ज़्यादा विरोधाभास के रूप में स्थापित कर दिया था कि आने वाले दशकों तक उसको, शताब्दियों तक उसको इस बात के लिए याद रखा जाएगा। धन्यवाद।